श्री गणेशाय नमः। दुनिया के सबसे सफल लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए जरूरी निर्देश। सोचें और दौलतमंद बने। एक विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के पाठकों द्वारा सराही गई लाभदायक पुस्तक है। नेपोलियन हिल डेल कार्नेगी के समकालीन व्यक्ति हैं। उनकी ये पुस्तक सबसे पहले 1937 में प्रकाशित हुई थी। हिल के दौलत कमाने के रहस्य आज भी उतने ही कारगर हैं जितने कि उस वक्त थे, और ये रहस्य आज भी आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने में सक्षम है। अपने समय के 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार लेने के पश्चात नेपोलियन हिल ने दौलतमंद बनने के रहस्यों का पर्दाफाश किया, जिससे हम इन रहस्यों को सीखकर दौलतमंद तथा सफल बन सकें। उन्होंने कदमों का एक साधारण और शक्तिशाली फॉर्मूला बनाया, जिससे अपने लक्ष्य को पहचान सकें, सत्य और स्थायी सफलता के रहस्यों के मालिक बन सकें, वो सब कुछ हासिल हो सके जो आप चाहते हैं, अधिकतम सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सकें। ये रोमांचक, अपडेटेड और संशोधित किया हुआ संस्करण है, जिसमें उन हाल ही में सफल व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने हिल के सिद्धांतों को सही सिद्ध किया। इनमें उन अति सफल लोगों की कहानियां भी हैं, जैसे बिल गेट्स और स्टीवन स्पीलबर्ग। इन सब से ये सिद्ध होता है कि नेपोलियन हिल के सिद्धांत आज भी उतने ही खरे हैं जितने उस वक्त जब ये पुस्तक लिखी गई थी। अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल की इन 13 अमृतवाणी का अनुसरण कीजिए। इस पुस्तक में वे रहस्य हैं जो हजारों सफल लोगों के जीवन के हर पहलू को देखकर ज्ञात हुए हैं। एंड्रयू कार्नेगी का वो जादू भरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाना चाहिए जिसके पास ये खोजने या फिर जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दौलतमंद कैसे बनता है। उन्होंने सोचा कि शायद वो इन नियमों की जांच पड़ताल करके लोगों तक इस रहस्य को पहुंचा सकेंगे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इन रहस्यों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है, और अगर इस ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तथा स्कूल की शिक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए तो स्कूल में विद्यार्थियों को कम समय बिताना पड़ेगा। आपको ये जानना जरूरी है कि ये पुस्तक तब आपको बहुत फायदा दे सकती है जब आपको पता हो कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए। 20 वर्ष के प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद इन रहस्यों को 1 लाख से ज्यादा महिला और पुरुषों ने अपने निजी लाभों के लिए उपयोग किया। कईयों ने अपने भाग्य बदल लिए, जबकि कई अपने घर में खुशियां और सामंजस्य पाने में सफल हो गए। उस रहस्य को मैंने इस पुस्तक में कम से कम 100 बार दोहराया है। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था, मेरा बेटा उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसकी कहानी अध्याय 2 में है, जिसने अपने लिए वो रहस्य खोजा जिससे उसने अपनी दुनिया ही बदल दी। उसे ध्यान से पढ़ें। उसने इस जानकारी का उपयोग कुछ इस तरह किया कि वो इस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने एक आम आदमी के एवरेज वेतन से अधिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ किया। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयां हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अपंग हैं, तो एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बताए गए रहस्य, मेरे बेटे की कहानी आपकी उम्मीदों में एक बार फिर से जान डाल देंगे। आपको वो सब हासिल हो जाएगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। ये रहस्य राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। ये विचार युद्ध के समय ट्रेनिंग के माध्यम से हर सैनिक को बताया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि ये धन जुटाने में काफी बड़ा कारक सिद्ध हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में मैनुएल एल क्वेजन उस समय फिलीपीन द्वीप समूह के आयुक्त थे। लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया। इस रहस्य की सबसे खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेते हैं वो सफलता की राह में चल पड़ते हैं। अगर आपको इस बात के लिए कोई भी संदेह है
तो आप उन लोगों के नाम और रिकॉर्ड पढ़ लीजिए जिन्होंने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता की ऊंचाइयां छू ली हैं। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे बिना कुछ किए आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए। मैं जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूं वो बिना मूल्य के नहीं प्राप्त होगा, जबकि सच बताऊं तो उसका मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत कम है। जो लोग इस रहस्य को नहीं खोज रहे हैं वो चाहे जितना भी धन खर्च कर ले, उन्हें यह रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस रहस्य को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये दो भागों में आता है। एक भाग तभी प्राप्त होगा जब आप उसे हासिल करने के लिए तैयार होंगे। ये रहस्य उन लोगों को समान रूप से मदद करता है जो इसके लिए तैयार हैं। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तकरीबन उसी समय थॉमस एल्वा एडिसन ने इस नियम को इतनी बुद्धिमत्ता पूर्व पालन किया था कि वे विश्व के अग्रिम आविष्कारक बन गए, जबकि विद्यालय में उनकी शिक्षा मात्र 3 महीने की ही थी। फिर इस रहस्य को मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर को बताया गया और उसने इसके सहारे भविष्य का निर्माण कर लिया, जबकि उस समय वो मात्र $12,000 प्रति वर्ष कमाता था। आप उसकी कहानी को इस अध्याय के शुरुआत में ही पढ़ेंगे। आप इस कहानी के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि दौलतमंद लोग अपनी पहुंच से अधिक दूर नहीं। अगर आप चाहें तो आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर खुशियां हो। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला। इसका जवाब पुस्तक खत्म करने से पहले ही प्राप्त हो जाएगा। आपको ये अंत से पहले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं इन रहस्यों के 20 वर्ष के टेस्ट के दौरान गुजर रहा था तो मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं का परीक्षण किया जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें सफलता कार्नेगी के रहस्यों से प्राप्त हुई है। हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम रिंगले, जॉन वनमेकर, जेम्स जे हिल, विल बबू राइट, विलियम जेनिंग ब्रायन, वुड्रो विल्सन, इलिया होवार्ड टाफ्ट, एल्बर्ट एच गैरी, किंग जिलेट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस ए एडिसन, F.W. वुलवर्थ, क्लारेंस डरो। ये नाम उन सैकड़ों जाने माने लोगों में से कुछ नामों को ही दर्शा रहे हैं। मैं जिस रहस्य की बात कर रहा हूं वो किसी अध्याय में उभर कर सामने आ जाएगा। ये तभी होगा जब आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो आपके सामने आए, चाहे वो पहला अध्याय हो या फिर अंतिम, थोड़ी देर ठहरिए और उस वक्त का आनंद लीजिए। अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा जो आपको कार्नेगी के रहस्यों को पहचानने में मदद करेगा। वो ये है कि सभी उपलब्धियां, सभी दौलतमंद लोग सिर्फ एक विचार से ही शुरुआत किए हैं। अगर आप इस रहस्य को पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आपने इस रहस्य के आधे भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस आधे भाग को पहचानने की जरूरत होगी। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि नेपोलियन हिल कौन है और इनकी फिलॉसफी का स्रोत क्या है। मैं बताता हूं। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक बीहड़ गांव में एक गरीब परिवार में सन 1883 में हुआ। वे 12 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की। गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फिर भी गरीबी से निकलकर वे अपने समय के सबसे बड़े व्यावहारिक विद्वानों में से एक थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन करियर की शुरुआत कस्बे के समाचार पत्र में स्टिंगर के रूप में की। स्टिंगर एक रिपोर्टर जो पैसे के हिसाब से अपने आसपास की खबरों को समाचार पत्र में लिखता है। गरीबी से निकलने के उनके संघर्ष के बाद उन्हें इस बात को जानने की जिद हो गई कि लोग संपत्ति कमाने और अपनी जिंदगी में खुशियां पाने से दूर क्यों रह जाते हैं। अपनी जिंदगी को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून और पत्रकारिता दोनों की पढ़ाई की। रिपोर्टर के रूप में उनके करियर ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने में मदद की। उन्हें उम्दा ब्रेक तब मिला
जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानी लिखने का मौका मिला। उन्होंने उन सफलतम व्यक्तियों में से एक साक्षात्कार विश्व प्रसिद्ध स्टील मैग्नेट मिस्टर कार्नेगी का लिया। कार्नेगी इस पत्रकार द्वारा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पत्रकार को इतना कमीशन का ऑफर कर दिया जिससे उनकी जिंदगी के 25 वर्ष कट सकते थे। प्रोजेक्ट था उन्हें दुनिया के 500 सफलतम लोगों के साक्षात्कार लेने थे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल कर आए जिसे एक आम इंसान भी उपयोग कर सके और सफल हो सके। इस दौरान एंड्रयू कार्नेगी हिल के मेंटर बन गए। उन्हें उस सफलता के फॉर्मूला को ढूंढने में मदद करने लगे। सोचें और दौलतमंद बने की सफलता ने उन्हें एक व्यावसायिक नेता, लेक्चरर और एक लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया और हिल को करोड़पति बना दिया। नेपोलियन हिल की मृत्यु एक बेहतरीन, सफल और लंबे करियर के बाद सन 1970 में हुई थी। उनके लेखन ने 70 वर्षों तक लाखों लोगों के मार्गदर्शन का काम किया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं बदलेगा। ये नेपोलियन हिल की पुस्तक है, न कि मेरी। नेपोलियन के नियमों को पालन करने के लिए तैयार रहें। ये नियम आपकी जिंदगी की सोच में बहुत बदलाव ले आएंगे। इनसे आपको जिंदगी को मस्ती और खुशियों के साथ जीने में मदद मिलेगी तथा आप उन दौलतमंद लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए बढ़ निकलेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब है सी, मेंटल स्टेट और विल पावर। चलिए आप स्क्रीन पर दिख रहे दूसरे सवाल का जवाब सोचिए और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, धनवान लोगों का राज क्या है? इसका सही जवाब आपको अगले एपिसोड के आखिर में मिल जाएगा। परिचय। एक व्यक्ति जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडिसन सी बर्न्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वो धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिशन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिशन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई। फिर आपको वो 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौंधा, तब वो इस हालत में नहीं थे कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली ये कि एडिशन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही एडिशन उसे जानता था। दूसरा ये, उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वो ऑरेंज, न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थीं कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिशन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वो इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया हुआ है। काफी समय के पश्चात एडिशन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वो मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वो जिस कारणवश यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे ये ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे ही दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बिठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी सिद्ध कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिशन से क्या कहा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था।
जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिशन के साथ काम करना है। इस बात पर एडिशन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की ये बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिशन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिशन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये कार्य ऐसा था जो एडिशन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थीं जिसका परिणाम बाद में निकला। पर तब तक वो अपने मनोमस्तिष्क में एडिशन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है कि जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वो वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूर्णतया एडिशन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वो तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वो हासिल नहीं कर लिया जिसे वो इतने समय से खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने ये विचार किया कि मैं यहाँ पर एडिशन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता हूँ, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। ये सच ही है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात ना पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वो अवसर दिला दिया जिसको वो तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की ये चालाकी होती है कि वो पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिशन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिशन डिस्टॉर्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिशन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साही नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिशन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिशन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। ये व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाहें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी ये संख्या रही हो, ये उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वो हासिल किया जो वो असल में चाहता था। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उसे एडिशन के साथ भागीदारी करनी है जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो इस विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वो उसे हासिल न कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वो अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहां तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वो जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वो उस महानतम आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। आओ
अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी ना कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर.यू. डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वे अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वे पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी ये नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, न कि जमीन। वे खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये मुश्किल था, पर सोने की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियमबर्ग्स, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सबने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई, तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उस सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वे उस सिरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। वो एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ होते हैं, पर वो व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को वो खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने ये देखकर अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वो कबाड़ी उस खान से निकले अयस्क की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी हानि होने के पश्चात वे इस गम से तब निकल पाए जब वे एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गए और उन्हें पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वे उस घटना को भूले नहीं थे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वे असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिए थे। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उन्हें पता चल गया था कि किसी न किसी ना का मतलब ना हो ये जरूरी नहीं। उसने अपने कार्यों को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उन्होंने तय कर लिया कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ ना कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नजदीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वो लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है। दृढ़ता का 50 सेंट पाठ। हार्वर्ड नॉक्स विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से ये पता लग गया था कि जरूरी नहीं कि ना का अर्थ ना ही हो। एक दोपहर वे अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे।
डर्बी को बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़े तेज गुर्राते हुए बोले कि तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं। मैं नहीं दूंगा, अंकल ने चिल्लाते हुए जोड़ा। दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही ना चला कि वो लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने पलट कर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वो फिर से चिल्लाए कि जाती क्यों नहीं यहां से? क्या फिर से भगाऊं? उस लड़की ने फिर से ये जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वो लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाई और अंकल की नजरों से नजरें मिलाते हुए दृढ़ता पूर्वक बोली कि वो पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए, उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रॉड को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए आधा $1 निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वो पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सा-नुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे। शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति का इतने दृढ़तापूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया था? इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्नों के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डर्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मिल में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मिल में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी ने फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे कि आखिर उस बच्ची के पास ऐसी कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया। इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत में पूरी जानकारी है जिसको ठीक उसी बच्ची की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और ये पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने लाभ और जरूरत के लिए कैसे प्रयोग करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में भी हो सकती है या फिर उसके बदलावे में भी। ये एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या उद्देश्य के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद वो वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्ची ने बेइरादतन उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तब श्रीमान डर्बी के मन में उनके 30 वर्ष की सफलता बीमा एजेंट की राह एक एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें ये एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वो उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा हुआ था। श्रीमान डर्बी ने बताया कि जब कभी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तब मेरे मन में उसी बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही
फिर मेरा मन खुद कहता है कि असल में ना का अर्थ ना नहीं होता। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफा ना कहा था। उसने याद किया कि वो सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले रुक गया था, पर उस अनुभव ने उसे सफल होना सिखा दिया। उसने डर्बी को यह सिखा दिया, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोने की खान, ये तीनों कहानियां निस्संदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमा की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी विचित्र है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी निराशा, पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, 2 वाक्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उन असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया। उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई दफा असफलता ही हार को जीत में बदलने के अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। इससे पहले कि हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ें, आपको ये सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि इतने वर्ष ये कहां पर छुपा हुआ था। ये एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्षों आम जनमानस का ये विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मनः स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होते हैं, वो कम या फिर नगण्य मेहनत में ही सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मनः स्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनी कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सत्य बताने जा रहा हूं। 1929 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वो अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना प्रारंभ करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वो सोना बन जाती है। ये आपको असंभव लग रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की यही कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वो इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी के लिए कानून नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी और जानते हो सबसे पहले काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है। असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए सहायक होगी
जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी ये पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं है कि अमीर लोगों की मनःस्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 1000 व्यक्तियों में सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होता है, और वे लोग इस तरह की बातें कहने की गलती नहीं करते हैं। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूं जो इस रहस्य को पूर्णतया उद्घाटित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के लिए तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो। ये डिजाइन पेपर पर तो बन गया था, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन के रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर ने हाथ खड़े कर लिए। उन इंजीनियरों का मानना था कि 8 ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर ये इंजन नहीं बनाया जा सकता। फोर्ड ने कहा कि किसी भी तरह मुझे ये इंजन चाहिए, ये तो असंभव है। एक साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था, अब काम करना शुरू कीजिए। फोर्ड ने आज्ञा दी, चाहे जितना वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक सफलता हाथ न लग जाए। इंजीनियरों ने काम प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ हाथ न लगा। 6 महीने और बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर वो पैतरा अपना लिया था, पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी, पर अब संभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियरों को फिर से बुलाया और कार्य पर प्रगति पूछा। इस बार फिर से सभी इंजीनियरों ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए, फिर से काम पर लग जाइए। फोर्ड ने आज्ञा दी, हर हाल में मुझे ये इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वो फिर से काम में लग गए। अब जादू चल गया, क्योंकि फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध किया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उन्हें अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में लाते हैं तो आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान था जो इस समय बिल गेट्स का। फोर्ड ने उस समय ऐसे कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रह गया, अब ये हर किसी की ऑफिस में जरूरत हो गया है, विद्यालयों में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ कर दी थी। 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव बलमेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रह चुके हैं, के साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। अब वे पूरी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की जरूरत बन सकती है। उनका यही निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना।
अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वो लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार प्रति सुधार करते रहे। सबसे खास बात ये कि उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा है। आप अपने भाग्य के विधाता हो और अपने मन के राजा। जब अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा था कि मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं और अपने मन का राजा, उन्हें उसी समय हमें ये कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि ये व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम लोग, सभी वस्तुएं ऊर्जा हैं जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र से बंधी हुई हैं, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वो असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होती है। जो हम सोचते हैं उसे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में अवतरित करती है। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें ये जोर देकर बताना चाहिए था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। वो उन विचारों को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। उससे उसे कोई लेना देना नहीं है कि वो आपके लिए बुरा है या अच्छा। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हमारे मन में कोई विचार हावी हो जाता है तो वो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और अपने से समान परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। तभी हमारे निश्चित प्लान सफल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे, ना कि दार्शनिक, इस वजह से वो अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उनका अनुसरण करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और अटल सत्य में से पर्दा उठने लगा। इस पुस्तक में इन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन है। स्टीवन स्पीलबर्ग, एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने हम अपने भाग्य के विधाता हैं उदाहरण को सही सिद्ध करके एक नई मिसाल दी, जो चलचित्र फिल्मों के सर्वकालिक महान निर्देशक साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म निर्देशन करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरे से शौकिया तौर पर फिल्में बनाने लगे। स्पीलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठाकर आगंतुकों को यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा चक्कर घुमाया जाता था। स्पीलबर्ग उसी गाड़ी में छुपकर 2 साउंड के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वो वापस गेट के पास आ जाते थे तो उनकी ये आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और वो लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर विदा हो जाते थे। वे हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए होते थे, जिससे पहरेदारों को ये महसूस हो कि वो गर्मियों की क्लास लेने वाले छात्र हैं। अब तक उन्होंने कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से व्यवहार भी बना लिया था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में एक खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपना नाम चस्पा कर दिया था और वहां पर बैठने लगे थे। इसी तरह एक दिन उनकी वहां के उस समय प्रोडक्शन हेड सिड शिमबर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने शिमबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। शिमबर्ग उस फिल्म को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उनकी पहली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक व्यवसाय तो नहीं किया, पर इसे आलोचकों से बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म समारोह में इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले।
उनको सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉज पुस्तक प्राप्त हो गई। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था। उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन निर्देशक भी मिल गया था। स्पीलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, इसके लिए प्रतिबद्ध थे, जबकि उनकी पिछली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास व्यवसाय नहीं किया। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उन्होंने प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। ये कोई आसान काम नहीं था। प्रारंभ से ही कुछ कठिनाइयां थी। प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब 1975 में जॉज रिलीज हुई तो इसे दोहरी सफलता प्राप्त हुई। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और आलोचकों का बहुत प्यार पाया। रिलीज होने के एक महीने में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में $10 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उसके बाद स्पीलबर्ग ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। उसमें इंडियाना जोन्स सीरीज, पुरस्कृत द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल हैं। कुछ समय पश्चात स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म निर्देशित की, जो उस समय के इतिहास की सबसे सफल फिल्म थी। ये स्पीलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इसने $1 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी। स्पीलबर्ग यहीं नहीं रुके। वो अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। उन्होंने और 2 हॉलीवुड मुगलों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसका नाम ड्रीमवर्क्स था। ये तो थी स्पीलबर्ग की कहानी। अब हम सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति की जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभव से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बढ़े, जिन्हें अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर भी उन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया। ये नियम बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ें, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसे 2 लोगों की जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े विस्मयकारी बदलाव लाए। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि ये दोनों व्यक्ति मुझसे काफी करीब हैं। एक मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जिसे मैं 25 सालों से जानता हूँ, और दूसरा मेरा बेटा है। इन 2 व्यक्तियों की अचंभित कर देने वाली सफलता में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब है डी, सही सोच और विचार प्रणाली। चलिए एक और सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, विचारों की शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है? इसका जवाब कमेंट करके बताइए। इच्छा शक्ति, सफलता की ओर पहला कदम। दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरा तो उसके दिमाग में कतई नहीं आया कि वो सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वो एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस एल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने ये पाया कि एडिसन उसकी जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, न ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा थी। ये एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में ये निश्चय कर लिया था कि उसे यह हासिल ही करना है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वो एडिसन से मिला तो ये चाहत बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि ये उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में ये चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वो एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वो सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वो फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ जहां वो पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी। वो एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना
वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उससे ईर्ष्या करते हैं, वो बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिशन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर नहीं किया। एडिशन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। न ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो एडिशन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वो एडिशन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वो अपने मन से पहले ही दिन एडिशन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिशन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वो पीछे पलटकर वापस जा सके। वो अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी न हो गई और फिर वास्तविक रूप में न दिख गई। जब वो पहली बार ऑरेंज एडिशन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिशन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा। बल्कि उसने ये कहा कि उसे एडिशन के साथ उसके व्यवसाय में साझेदार बनना है। उसने कभी ये नहीं कहा मैं कुछ महीने यहाँ काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी की तलाश करूंगा। बल्कि उसने ये बात रखी मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने ये नहीं बोला अगर मैं एडिशन के इस संस्था में असफल हो जाता हूं तो मैं दूसरे मौकों की तलाश करूंगा। उसने बोला मुझे जिंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस एल्वा एडिशन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदार बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप देख रहे हैं सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वो लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपने मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़ी होकर राख बनी पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे ये निर्णय ले सकें कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश के किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वो व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने साथ व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी दफा जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो स्टोर बना। यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वो अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाता। जब उसके साथी बुरे हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले।
यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिशन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसे की जरूरत है वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। ये राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। नंबर 2, ये निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें। आप कब तक वो धनराशि कमाना चाहते हैं। नंबर 4, आप धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। नंबर 5, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धन राशि कमाने जा रहे हैं। नंबर 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वो निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वो धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वो आपका जुनून है, तो आपको खुद को उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आपने वो धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वो धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य ये है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वो ही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वो नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी, पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली। ऊपर दिए गए 6 कदमों को थॉमस एल्वा एडिशन ने भी जांचा, परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग में लाए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी त्याग की जरूरत होती है, न ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत होती है।
पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वो निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं, वो बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपनी मन में कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं, उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें ये जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीक, बेचने के लिए नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है, तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने सपनों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे और रहेंगे। यही वो लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को सुगम बनाने के नए तरीके का इजाद किया है। आज सपने देखने वालों में दो जरूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण को नए सांचे में डालकर नए तरीके से काम किए जाने का वक्त है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं, तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी। वो आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने का और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए, जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वो सफल भी हुआ। कोपरनिकस, एक महान ज्योतिष, जिसने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दिया। सच ही कहा है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं आता। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पर आपको विश्वास है, तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए, और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड, एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति, जिसने बिना जानवरों की चलने वाली गाड़ी का सपना देखा, उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया, और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। थॉमस सेल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका ये सपना सच हो पाता, वो 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। लीकला ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा।
अपने सपनों को कार्यान्वित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक संयुक्त हो जाएंगे, जब तक कि ये असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसका कैबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत कुछ क्षणों में ही कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए थे। जब उसने उनको ये बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है, विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। रे क्रोच एक और बेहतरीन उदाहरण है जिसने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्क शेक का मिश्रण बेचा करता था। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम उस मिल्क शेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसे सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया ताकि ये पता चल सके कि वो इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें से ये सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडोनाल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू हैमबर्गर, चीजबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक्स उस क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा कि अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई की जा सकती है। शायद पैसों का अंबार लग जाए। उसने मैकडोनाल्ड बंधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडोनाल्ड देश का सबसे अधिक फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना, बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह सपनों का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। न ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और न ही ये कहता है कि ये अव्यावहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाले संघर्षों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बेनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था, उसी के बाद उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो इसलिए कि अधिकतर लोगों ने कभी ये सीखने की कोशिश नहीं की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जाता है। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक कि वो उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत भी लग गई थी। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले।
उन्होंने अपना पैसा अचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिसने उन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्होंने जो भी लक्ष्य तय किया वो सोना बन गया। वो सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वो देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराध को त्याग कर नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को ना कहकर शिक्षित बनने की आवाज उठाई। उन्होंने कई संगठनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई जिससे लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सकें। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वे जाति और रंग से अछूते थे। वे सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचारों वाले और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब तक ये दुनिया रहेगी उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उन्हें दुनिया ने पहली बार तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ एक मस्कुलर व्यक्ति नहीं थे। उनकी जिंदगी में सपने और लक्ष्य थे। सपने साकार करके वो एक धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले फिल्म अभिनेता और अब कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। बचपन से ही उन्होंने भारोत्तोलन की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती। इसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बनने का खिताब उनके नाम ही है। फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स विस्थापित हो गए और वहां पर भी ऐसी ही प्रतियोगिताएं जीतते रहे। हालांकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्हें अब इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें ये सिखा दिया था कि आम जनमानस को इन सब की जानकारी नहीं है। ये जानकारी सभी से साझा करनी चाहिए। उन्होंने एक आत्मकथा आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ अ बॉडी बिल्डर लिखी जो बेस्ट सेलर साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए एक किताब लिखी जिससे वो अलग तरह के अभ्यास से अपने शरीर को गठित कर सके। इस किताब ने उन्हें एक व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन कराती थी। इस व्यापार ने उनके लिए व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोल दिए। उनका अगला लक्ष्य एक बड़ा फिल्म स्टार बनना था। हालांकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वे बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तब काम आई जब उन्हें कॉनन द बारबेरियन फिल्म में मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म श्रृंखला ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे अधिक मेहनताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए और उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो भी वो काफी सफल हो जाते, पर उन्होंने इससे कहीं ज्यादा का सपना देखा। उन्होंने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए जिनमें चुनौतियां थी और उन्हें हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी पिछली सफलताओं से शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उनका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप अपने आलोचकों से डरिए मत। आलोचकों ने उनकी पहली फिल्म में उनकी कड़ी निंदा की थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा। इसी दृढ़ता ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे अधिक मेहनताना लेने वाला अभिनेताओं में शामिल कर दिया। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास ये मनः स्थिति और इन सिद्धांतों के काम करने के नियम ढंग से पता है तथा इन्हें अमल कर रहे हैं
तो समझ लीजिए कि आप वो सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से ये विश्वास न कर ले कि उसे वो वस्तु मिल चुकी है। ये मनःस्थिति विश्वास की होती है, न कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी, इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता है। एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक नियोक्ता है, वो आपको वो देता है जो आप मांगते हो। पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से कुछ भी मांगा होता, उसने राजी खुशी से भुगतान कर दिया होता।